Hello students, today we'll start definite integral. Definite integral. देखिए जब हमने इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, वहाँ पर हमने देखा था कि इंटीग्रेशन को इसलिए यूज़ में लाया गया कि हम एरिया अंडर द कर्व, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट्सेट्रा जो है उसको निकाल सकें। उसमें हमने देखा था कि ये एक एरिया फंक्शन के लिए हमने इसके जो नीड महसूस की थी। अब हमने इंटीग्रेशन को बिगिनिंग में बात की थी कि इंटीग्रेशन या इंटीग्रल जो है दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड सेकंड इज डेफिनेट इंटीग्रल। ये हमारा इंटीग्रल के दो टाइप्स थे। ये इंटीग्रल के दो टाइप्स थे। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन होगा। वी हैव सीन कि दैट वुड बी इक्वल टू प्लस सी, और सी बिकॉज एक ज़्यादा फंक्शंस, कोई फंक्शन है उनके डेरिवेटिव सेम हो सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। इसलिए वहाँ पर हमने देखा था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसलिए लगाते हैं कि इससे इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ये वेरी कर सकता है। अब हम दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल इट इज़ ए नंबर, इट इज़ ए स्पेसिफाइड वैल्यू। क्या है कि जो हमारा इंटीग्रेशन था इंडेफिनिट, वो दो वैल्यूज़ के बीच में, फॉर एग्जांपल एक हमारा है, एक वैल्यू हमारा है ए और दूसरा बी, इन दो वैल्यूज़ के बीच में जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल। और जो इस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का इन दो ऑर्डिनेट्स के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा दैट इज नोन एज एरिया अंडर द कर्व और डेफिनेट इंटीग्रल। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल में 3 मेथड्स को पढ़ा उसको निकालने के, पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए भी इट इज़ ए नंबर, और सिंपली यू कैन से दैट डेफिनेट इंटीग्रल may be described as an analytical substitute for an area. It is may be described as an analytical substitute for an area. कोई भी एरिया निकालना है उसके लिए ये एनालिटिकल उसकी वैल्यू हो सकती है, उस एरिया को निकालने के लिए वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा। इसको हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल, पहला हमारा मेथड रहेगा इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। लिमिट ऑफ अ सम मतलब एरिया को कैसे निकालेंगे हम, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट करके, और वो स्ट्रिप्स जो है वो लिमिटाइज किए हमने 0 के लिए, उनका सम निकाल करके हम निकाल सकते हैं। सेकंड, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, व्हाट दैट थ्योरम स्टेट्स कि इफ ये हमारा इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स, और जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है वो अगर हमारा कैपिटल एफ एक्स है या जी एक्स आप ले सकते हैं, देन दिस वुड बी इक्वल टू
f of x a to b and that is equal to fb minus fa. ये सेकंड है. What this theorem states? This theorem states that definite integral is nothing. It is the value of indefinite integral at upper limit minus lower limit. These are the upper and lower limits. तो एफ वी माइनस एफ ए जो हमारा इंटीग्रल आता है किसका, इंडेफिनिट इंटीग्रल आता है एफ एक्स डी एक्स का, उसमें अगर हम अपर लिमिट भरें और उसका डिफरेंस ले लें लोअर लिमिट से तो वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है. सेकंड एंड थर्ड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. तो आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड को करेंगे, दैट इज फर्स्ट मेथड डेफिनेट integral is the limit of a sum. उसमें हमने जो दो लिमिट्स के बीच का एरिया है उसको अलग अलग से, तो इसको आज हम करेंगे फर्स्ट मेथड को. सो this is x-axis, this is y-axis. Suppose we are having a curve, ये कोई कर्व है जिसको ए बी कर्व है, ये ए बी कर्व. अब इस कर्व का जो एरिया हमने निकालना है अंडर द कर्व, और ये कर्व है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स. इस फंक्शन के लिए ये एरिया हम निकालेंगे. ये दो हमारी लिमिट्स हैं, दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू b, और वी कैन से यहाँ x इक्वल टू एक्स एन और x इक्वल टू एक्स नॉट. अब इसका एरिया हमने निकालना है, लेकिन ये जो लिमिट ऑफ अ सम है इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं इस मेथड से. हम इसको अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांटेंगे, लेकिन वो स्ट्रिप की जो विड्थ है, ये स्ट्रिप हमने एक ली, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह से बांटते जाएंगे. ये सेकंड लास्ट और ये लास्ट स्ट्रिप हमने बना दी. इसमें ये जो विड्थ है ये हमारी एच है, ये विड्थ, दिस विड्थ इज इक्वल टू एच. ये यहाँ पर ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये एच है भाई, दिस इज एच वेयर एच इज टेंडिंग टू 0. और जैसे हमने इसको लिया x इज इक्वल टू ए, इस तरह से, या x नॉट, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये xn-2 हो गया और ये xn-1. अब देखें इसका जो एरिया है ये जी, थोड़ा ध्यान देंगे आप. अब ये जो एरिया, अगर एक स्ट्रिप का एरिया हम लेते हैं इसका, ये छोटी छोटी कितनी स्ट्रिप्स लिए हमने, आई जो है दैट इज आई जो इंटीग्रल है उसको हम ले रहे हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट. वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, एंड ये जो एरिया है किसके बीच में हम ले रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx, x is equal to a
x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस। मतलब अगर इस पॉइंट का P हम रख देते हैं, ये हमारा ये पॉइंट Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। तो जो एरिया है, एरिया ऑफ P Q R S, ये हमारा इसके बराबर होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे? दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। अब देखिए हमने एज ए लिमिट ऑफ सम, ये छोटी छोटी एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा अगर ध्यान से दें तो ये, तो अब देखिए रेक्टेंगल तो ऐसे कंप्लीट हुआ। इधर देखेंगे ये देखिए रेक्टेंगल तो ऐसे कंप्लीट हुआ। अब जब हम एरिया लेंगे, अगर इस स्ट्रिप को छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं, तो ये फ्लैट ये रेक्टेंगल बन जाएगी। ध्यान देंगे यहाँ पर विड्थ जो है h इज टेंडिंग टू जीरो, h इज टेंडिंग टू जीरो। जो विड्थ है स्ट्रिप की, ये मैंने थोड़ा जो विड्थ आपकी ली वो अलग अलग से ली, और इसमें अगर इनकी विड्थ को हम लिमिटाइज कर रहे हैं दैट h इज टेंडिंग टू जीरो, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा, देखिए h का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस ए अपॉन n। हमने n नंबर ऑफ पार्ट्स लिए, सो दिस इम्प्लाइज NH इज इक्वल टू b माइनस ए। अब इधर ध्यान देंगे, इफ h इज टेंड्स टू जीरो, देन जब h जीरो है तो n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स जो है बहुत ज़्यादा होंगे। अब हमने इसका जो एरिया है आई, दैट इज इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, क्या होगा, आई इज इक्वल टू, ध्यान देंगे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब थोड़ा इधर आ जाइए, ये हमारा लेंथ किसके बराबर है, ये दिस लेंथ, विड्थ हमारा h के बराबर है, और ये लेंथ किसके बराबर आ गया, ये आ गया y ऑर्डिनेट, और इसकी वैल्यू कितनी है, f ऑफ a, और इसकी वैल्यू कितनी है, f ऑफ b। देखिए यहाँ पर y बिकॉज x इज इक्वल टू b, सो इसमें b भर दिया, y की वैल्यू ले रहे हैं ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो f ऑफ b, एफ ए और एफ बी आ गया। तो यहाँ पर यदि आप इसको देखें तो पहले वाली रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, h इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ कितनी हुई, एफ ए। दूसरे वाली रेक्टेंगल का h इंटू एफ ए प्लस एच। थोड़ा इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, I is equal to, what is this area, first rectangle f into a, second rectangle f into a plus h, third rectangle h into f of a plus 2h, and so on, last rectangle f of a plus n minus 1 into h। ध्यान देंगे इधर, ये पहली रेक्टेंगल का एरिया, ये हमारी जो इसकी विड्थ है वो आपकी h है, और जो इसकी लेंथ है वो f ऑफ a आ रही है, क्योंकि y ऑर्डिनेट है ये, तो x इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पर f ऑफ a और यहाँ पर f ऑफ b, तो ये हमारे पास आता है। लेकिन यहाँ पर लिमिट हमारा है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो ये टोटल एरिया आया। सो हाउ वी कैन राइट इट, लिमिट h tends to 0, we can take h as common, f of a plus f of a plus h and so on, plus f of a plus n minus 1 into h।
और अगर हम इसको n में लिखते हैं, सपोज h का वैल्यू पुट कर देते हैं हम, और h का वैल्यू पुट कर देते हैं, h किसके बराबर है, b माइनस ए अपॉन एन, कि जो एक विड्थ आई, टोटल विड्थ है b माइनस ए, तो n पार्ट्स में नंबर ऑफ पार्ट्स से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये b माइनस ए आ जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, सिंपली लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ 2h एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ, क्यों? क्योंकि देखिए दूसरे वाले का ये h है तो एक h, इसका एफ ऑफ ए, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ x की वैल्यू हमने a प्लस एच भर दी, इतनी होगी ना, बिकॉज ये a था तो ये h विड्थ था, तो a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h एंड सो ऑन। ये हमारी h जो विड्थ है वो सेम रही, लेकिन ये चेंज होता रहा लेंथ, इसका लेंथ, फिर एक बार इसको समझने का कोशिश करें स्टूडेंट्स। ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ए था, ये थी यहाँ पर लेंथ y इज इक्वल टू एफ ए। अब यहाँ पर जो लेंथ होगी वो ये होगी, और ये जो लेंथ है सेकंड वाले स्ट्रिप के लिए, ये लेंथ आ गई, इसमें h और जुड़ गया, x का वैल्यू हो, x1 जो है वो x1 हो गया a प्लस एच, ये a प्लस एच, क्योंकि h बिट जुड़ गया इसमें। तो इस तरह से ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल आएगा एज ए लिमिट ऑफ सम। हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप सिंपली इतना याद रखें, डेफिनेट इंटीग्रल इज़ अ नंबर, it is a specific value, or we can say this is a area under the curve between the ordinates and x-axis. So let us do some problems from NCERT exercise। ये हमारा 7.8 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल निकालना एज ए लिमिट ऑफ सम्स a to b x dx। So we'll do this problem। This is exercise 7.8। First problem, first question is integrate a to b x dx। अब देखिए इसको हमने इंटीग्रेट करना है, लेकिन फर्स्ट मेथड से करना है। और फर्स्ट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट मेथड इज दैट एज ए लिमिट ऑफ सम, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आई है ए टू बी एक्स डी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास? एक्स के बराबर है। व्हाट इज एच? एच इज बी माइनस ए अपॉन एन। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से एन एच का वैल्यू हो गया बी माइनस ए। चलिए, व्हाट इज आई? देयरफॉर आई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये है लिमिट ऑफ सम। डायरेक्टली अगर फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करेंगे 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने इस मेथड से इसको करना है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर? लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, करिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर दीजिए, ए प्लस 2h, ए प्लस 2h पुट कर दीजिए एंड सो ऑन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। कुछ नहीं किया हमने, फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ हमने x का वैल्यू वो ए भरा, सेकेंड टाइम ए प्लस एच भरा एंड सो ऑन। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखिए ए कितनी बार है ए? ये फर्स्ट टाइम, फिर ए प्लस एच, फिर 2, फिर 3 एन माइनस 1 तक। तो हाउ मेनी टाइम्स वी आर गेटिंग ए प्लस ए प्लस ए
कितनी बार आया ये? n बार आया, n टाइम्स. सो व्हाट इज दिस? इसको हम लिख सकते हैं n है, n टाइम्स a है. सो दिस इज na प्लस h प्लस 2h एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 इंटू h. अब देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एन ए प्लस h कॉमन ले लो 1 प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1. सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h एन ए प्लस सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर. n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2. तो ये क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू n/2. वाई? बिकॉज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये हमने पढ़ा है कहाँ पर? एपी के अंदर. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा ये. तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या आ गया हमारे पास? NHA प्लस h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1/2 limit h tends to 0. What is the value of NH? NH का वैल्यू ये है, देखिए दिस वन b माइनस a अपॉन n. सो b माइनस a अपॉन NH. h का वैल्यू है ये, NH का आ गया b माइनस a. सो दिस इज b माइनस a. Value of this is b minus a into a plus it is n square h square minus h square by 2. So limit h tends to 0. This is ab minus a square what is the value of b minus a whole square and by 2 माइनस h स्क्वायर बाई 2. अब लिमिट को हटा दें, h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ h है वो 0 हो गया बिकॉज ये हमारे पास आ गया. तो क्या आ रहा है हमारे पास? ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab by 2. So you can take 2 as LCM. So 2ab minus 2a square plus b square plus a square minus 2ab. कुछ नहीं किया हमने, ये एलसीएम ले लिया 2 और ये दो टर्म्स जो है इससे मल्टीप्लाई होगी. सो ये कैंसल. सो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर माइनस का है, सो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2. सो दिस इज आवर आंसर. I is equal to b square minus a square by 2. सो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था NCERT एक्सरसाइज का, जिसमें हमारे को ये निकालना था. चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं NCERT एक्सरसाइज का. चलिए इसमें फिफ्थ प्रॉब्लम ले लेते हैं. एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो जाएगा -1 to 1 e raised to power x. That is question number 5. Question number 5 -1 to 1 e raised to power x dx as limit of sum. चलिए, so I is equal to this. What is fx? fx हमारा है e raised to power x. So what is h? H is b minus a upon n.
So that is equal to 1 minus minus 1 by n, that is equal to 1 plus 1 by n divided by n. So this implies h is equal to 2 by n and nh is equal to 2. This one. चलिए, now again therefore I is equal to क्या है हमारा, limit h tends to 0 f of a h into f of a. So what is f of a? F of, here a is equal to minus 1, b is equal to 1. F of minus 1 plus f of minus 1 plus h plus and so on plus f of minus 1 plus n minus 1 into h. चलिए, this is equal to limit h tends to 0 h. What is the value of f of minus 1? e raised to power minus 1 आ जाएगा, e raised to power minus 1 plus e raised to power minus 1 plus h plus and so on plus e raised to power minus 1 plus n minus 1 into h. कुछ नहीं किया हमने, इसका वैल्यू यहाँ पर, ये हमारा फंक्शन है, इसमें x का वैल्यू पहले -1 है, फिर -1 प्लस h एंड सो ऑन. अब देखिए यहाँ पर दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0. सो h इंटू e रेज टू पावर -1 कॉमन ले लिया. सो व्हाट वी आर गेटिंग इनसाइड 1 प्लस e रेज टू पावर h प्लस एंड सो ऑन प्लस e रेज टू पावर n minus 1 into h. वाई? बिकॉज देखिए e रेज टू पावर -1 प्लस h, हाउ वी कैन राइट e रेज टू पावर -1 इंटू e रेज टू पावर h. तो e रेज टू पावर -1 कॉमन चला गया, e रेज टू पावर h 2h एंड सो ऑन. यहाँ पर एक और टर्म हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर, अगर आप चाहें तो e रेज टू पावर 2h आ जाएगा एंड सो ऑन. यहाँ पर हमारा e रेज टू पावर -1 प्लस 2h आ जाएगा एंड सो ऑन. एक टर्म बढ़ा दिया हमने. सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0. अब यहाँ पर ये हमारा e रेज टू पावर -1 है, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं इसको. सो अंदर हमारे पास आ गया 1 e रेज टू पावर h, e रेज टू पावर 2h एंड सो ऑन e रेज टू पावर n1. ये कौन सा प्रोग्रेशन बन रहा है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. वाई? बिकॉज द रेशो ऑफ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट. e रेज टू पावर h आ रहा, दिस अपॉन दिस इज, देखिए बिकॉज इट इज जीपी. वाई इट इज जीपी? e raised to power 2h by e raised to power h is again e raised to power h, e raised to power h and 1 is again e raised to power h. ये कांस्टेंट रेशियो है. तो इसका सम क्या होगा? इसका सम होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to power -1 into h एज इट इज रहेगा. और ये सम है तो क्या बन गया सम? 1 माइनस r. r कितना है हमारा? e raised to power h. तो 1 माइनस r raised to power n एंड 1 माइनस r ही आ गया. जीपी का सम कितना होता है? जीपी का सम होता है a इंटू जो हमारा 1 माइनस r रेज टू पावर n, a माइनस r रेज टू पावर n अपॉन a से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस r. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन ई. देखो -1 है, नीचे जाके ये 1 अपॉन ई लिख दिया इसको. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 1 माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एच? 2 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर एच. वाई? बिकॉज एन एच इज इक्वल टू 2. ये देखिए इधर, ये एन एच इज इक्वल टू 2. So now we are getting
अब देखिए यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 1 लिख दें इसको, और ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर बाई ई को अलग कर देते हैं, लिमिट एक स्टेप और लिख देते हैं, ये कांस्टेंट है इसको अलग कर दिया, और इनसाइड दिस h अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर h। अब इसको a माइनस बी को b माइनस ए कर देते हैं, तो क्या बन गया ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई इंटू h अपॉन ई रेज टू पावर h माइनस 1। ये देखिए इधर ये b माइनस ए माइनस बी कर दिया, इधर भी कर दिया, तो माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो गया। सो वी आर गेटिंग इट नाउ, दिस इज कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो एकदम, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लीजिए, ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 and this is h upon e raised to power h minus 1, so this is equal to e square minus 1 by e into 1, that is equal to e square minus 1 by e. This is your answer. Why? Because limit x tends to 0 e raised to power x minus, हमने लिमिट में पढ़ा था, this is equal to 1. तो ये देखिए सेम है, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 ई रेस्ट पावर एच माइनस 1, और एच टेंड्स टू 0 है यहाँ पर, सो इसलिए ये हमारे पास, और हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, ई माइनस 1 अपॉन ई, सो दिस इज योर आंसर. So students, in this lecture we have studied the first method by which we can calculate the definite integral, that is definite integral as a limit of the sum. Thank you.